हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का एक नई क्लास में वेलकम। अभी देखो हम करेंगे ज्योग्राफी का जो हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है फर्स्ट बुक का, परिवहन और संचार। तो ये रिवीजन कोर्स चल रहा है और ये इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर बचेगा और फिर अपनी फर्स्ट बुक जो हो जाती कंप्लीट, और इसके एमसीक्यूज अपन शाम को लाइव क्लास में करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कंप्लीट जो अपना इस चैप्टर का सिलेबस है उसे देख लेते हैं कि इस सिलेबस इस चैप्टर के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो ये रहा इस चैप्टर का सिलेबस, यानी जो परिवहन एवं संचार हमारा जो चैप्टर है इसमें हमें पढ़ना है थल परिवहन। थल परिवहन में क्या है? सड़कें हैं। अब सड़कों में कौन कौन सी सड़कें हैं? सीमावर्ती सड़कें पढ़ेंगे हम। फिर हम जब राजमार्ग पढ़ते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, तो इसमें होता है ट्रांस कॉन्टिनेंटल, ये जो पढ़ेंगे सड़कें। सड़कों के बाद फिर हम जाएंगे रेलवे में, और जो सड़कें पढ़ेंगे इसमें हम सभी प्रकार की सड़कें जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं, यानी जो उसको भी पढ़ेंगे। और फिर ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो रेलवे रहेंगे हमारे, ट्रांस कॉन्टिनेंटल यानी जिसे अपन पार जो महाद्वीपीय रेल मार्ग होता है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग ना, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग हम कहेंगे। पार महाद्वीपीय वो रेल मार्ग होते हैं जो किसी महाद्वीप के दोनों हिस्सों को, दोनों सिरों को जो है वो क्या करते हैं कि उसको पूरा करते हैं, टच करते हैं। फिर इस जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है इसमें कौन कौन से रेल मार्ग हम पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है, रूस का ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। हम इसमें पढ़ेंगे ट्रांस कैनेडियन रेलवे, संघ और प्रशांत रेलवे, ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, और उसके बाद पढ़ेंगे ओरिएंट एक्सप्रेस। इसके बाद फिर हम जाएंगे जल परिवहन में। तो देखो हम जो परिवहन के विभिन्न है ना, थल परिवहन, रेल परिवहन और जल परिवहन, ऐसे सारे परिवहन हम पढ़ेंगे। इसके बाद देखो इसमें जब जल परिवहन है तो उसमें रहेगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, मध्य भारतीय महासागर समुद्री मार्ग, उत्तमासा समुद्री मार्ग, दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, और फिर आएगा तटीय शिपिंग। फिर आएगा शिपिंग नहरें। नहरों में हम पढ़ेंगे स्वेज नहर, पनामा नहर, अंतर्देशीय जलमार्ग, राइन जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग, डैन्यूब जलमार्ग, महान झीलें। तो ये नदी वाला पढ़ लिया हमने, महासागर पढ़ लिया, फिर नदी वाला मार्ग पढ़ लिया। पढ़ेंगे फिर अपन इसमें बाद में झीलें। झीलों में आएगा सेंट लॉरेंस जलमार्ग, मिसिसिपी जलमार्ग। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे हवाई परिवहन। मतलब कंप्लीट परिवहन जो है ना वो सब कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। हवाई परिवहन, इसमें हम पढ़ेंगे अंतर महाद्वीपीय हवाई मार्ग। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे पाइपलाइन, और पाइपलाइन क्योंकि पाइपलाइन ये भी संचार का एक माध्यम है। उसके बाद हम पढ़ेंगे संचार। इसमें संचार में हम पढ़ेंगे उपग्रह संचार, और फिर हम पढ़ेंगे साइबर स्पेस इंटरनेट। तो ये है अपनी फर्स्ट जो ये जो सेवंथ जो चैप्टर है अपना, इसका कंप्लीट सिलेबस। आइए एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। हमें पढ़ना है परिवहन और संचार। तो परिवहन में सबसे पहले कि भाई परिवहन होता क्या है। तो बच्चों देखो परिवहन जो है इसमें क्या होता है कि व्यक्ति और वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ले जाने का कार्य होता है वो परिवहन होता है। तो देखो कि वस्तुओं और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। और ये जो आधुनिक समय में अगर हम बात करें तो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक दिन प्रतिदिन की क्रियाओं और व्यापार के लिए परिवहन के साधनों का होना एक आवश्यकता बन चुका है। तो जब परिवहन हम कहते हैं कि भाई व्यक्ति और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो माध्यम होता है वो परिवहन होता है। तो परिवहन जो है वो कितने प्रकार का होता है? अलग अलग टाइप के जो परिवहन होते हैं जो कि हम सारा का सारा पढ़ेंगे। तो इस परिवहन को पढ़े उससे पहले देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, परिवहन जाल क्या होता है? प्रश्न, छोटा प्रश्न यहां से बन सकता है, परिवहन जाल क्या है? कि अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने से जिस प्रारूप का निर्माण होता है, मतलब कि अलग अलग जो मार्ग हैं है ना, उन समस्त मार्गों को आपस में जोड़ दिया जाए तो एक प्रारूप, एक जाल बनता है, और उससे हम परिवहन जाल कहते हैं। अब देखो परिवहन के साधन कौन कौन से हैं। तो परिवहन के साधन हमें पढ़ना है। हमने देखा थल परिवहन देखा हमने, उसके बाद हमने जो है वो रेल परिवहन देखा, उसके बाद फिर तो रेल परिवहन थल परिवहन में ही जाएगा है ना। थल परिवहन में दो भाग करते हैं इसका, सड़क परिवहन और
रेल परिवहन। फिर उसके बाद आएगा जल परिवहन। तो जल परिवहन में भी हमने देखा समुद्री जो जलमार्ग है, उसके बाद हमने नदी जलमार्ग देखे, फिर उसके बाद झील जलमार्ग देखे। फिर जाएगा वायु परिवहन। तो वायु परिवहन में हमने जो अंतर्राष्ट्रीय जो वायु मार्ग है वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम संचार में जाएंगे। तो अगर हम परिवहन के साधनों की बात करें तो परिवहन के साधनों में सबसे पहला आता है स्थल परिवहन। इसे हम थल परिवहन के रूप में भी जानते हैं। जैसा हमने ऊपर जो पढ़ा था ना शुरुआत में कि थल परिवहन, तो थल परिवहन या स्थल परिवहन है, इसमें हमें ये चीजें पढ़नी है। सड़क परिवहन पढ़ेंगे, रेलवे पढ़ेंगे और फिर हम इसमें पढ़ेंगे पाइपलाइन। ठीक है। फिर आएगा हमारा जल परिवहन। तो जल परिवहन में हम महासागरीय जो सागरीय महासागरीय परिवहन है वो पढ़ेंगे और अंतःस्थलीय जो इसका परिवहन है वो पढ़ेंगे। फिर जाएंगे वायु में, तो इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन, और फिर आएगा अंत में पाइपलाइन। हालांकि पाइपलाइन परिवहन यहाँ पे आ गया है इसमें, ठीक है ना। ये पाइपलाइन परिवहन थल परिवहन में आ गया क्योंकि पाइप आखिर जो है वो जमीन पर ही, मतलब जमीन के नीचे बिछाए जाते हैं, जमीन के अंदर, लेकिन वो पाइपलाइन परिवहन इसमें हो गया है। तो ये है परिवहन के मुख्य साधन। क्या हो गया भाई, देखो कि भूमि, जल, वायु और पाइपलाइन, ये है परिवहन के मुख्य साधन। तो अगर यहाँ से प्रश्न, छोटा प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा एक परिवहन का साधन नहीं है, यहाँ पे आएगा भूमि, जल, वायु, बिजली। तो बिजली परिवहन का साधन नहीं है, ये परिवहन के साधन हैं। या फिर उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी ये अंतर क्षेत्रीय परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनमें से पाइपलाइन को छोड़ करके बाकी सभी जो है ना, जैसे अगर जल की बात करें, हवाई की बात करें और भूमि की बात करें, भूमि परिवहन की, तो ये यात्री और सामान दोनों को वहन करते हैं। पाइपलाइन में क्या होता है कि जो तरल पदार्थ होता है, द्रव होता है, जैसे पानी हो गया, गैस हो गया या फिर पेट्रोलियम हो गया, तो उसी का परिवहन होगा। वस्तुओं और व्यक्तियों का परिवहन पाइपलाइन के माध्यम से नहीं होगा। चलिए, तो अब करते हैं शुरू। अब देखो, एक होता है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। तो ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या होता है कि कई स्थानों, अलग अलग जो स्थान होते हैं जिन्हें हम नोड्स बोलते हैं, का एक पैटर्न बनाने के लिए मार्गों की एक श्रृंखला से जुड़ते हैं, उन्हें हम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कहा जाता है। मान लीजिए कई सारे नेटवर्क हैं, ये है, ये है, ये है ना। इनको जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो ये जो एक नेटवर्क बनेगा, ये क्या कहलाएगा, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कहलाएगा। अब स्थल परिवहन, तो हमारा पहला पॉइंट हो गया बच्चों स्थल परिवहन। स्थल परिवहन क्या होता है, इसमें भूमि और सड़कों तथा पटरियों पर वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही होती है। तो ये स्थल परिवहन, या इसे हम थल परिवहन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, थल परिवहन। तो इस थल परिवहन में क्या क्या आता है, थल परिवहन में भाई जो मतलब जमीन पर जो परिवहन होता है, तो इसमें हमने पहले भी देखा था कि इसमें सड़कें आएगी और साथ ही साथ इसमें आएंगे रेल मार्ग, और साथ ही साथ इसके अलावा इसमें आएगा पाइपलाइन, ठीक है ना। तो ये पाइपलाइन, तो इस तरीके से जो है ये रहेगा हमारा। इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करें कि पहले जो है वो मनुष्य कैसे करता था, पहले पालकी में उठा करके या खच्चरों के माध्यम से करता था। आजकल क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो है वो मशीनरी आ गई हैं, व्हीकल्स आ गए हैं, कार हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, और इसके बाद अगर हम बात करें तो बड़ी बड़ी बसें, ट्रेनें हैं, ये सारे साधन आ गए। पहले ये नहीं होता था। उत्तरी अमेरिका में कुत्तों और बारहसिंगों का इस्तेमाल किया जाता था और भारत में बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। सारी प्राचीन समय की बातें हैं, तो ये नोट्स में आपको मिल जाएगा, आप इसे पढ़ लीजिएगा। यहां पर देखते हैं कि संभवतः प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन और डार्लिंगटन स्थानों के मध्य शुरू हुआ था। इस लाइन को थोड़ा सा आप याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई सबसे पहले रेल मार्ग की शुरुआत कहां हुई थी। तो 1825 में उत्तरी इंग्लैंड में एक स्टॉकटन नामक स्थान था और एक डार्लिंगटन नामक स्थान था, इन दोनों के बीच में हुई थी। फिर बात करते हैं भूमि परिवहन की। तो भूमि परिवहन के नए साधनों में पाइपलाइन, रोडवेज और केबल होती हैं। एक तो होता है पाइपलाइन, एक होता है रोडवेज और एक होता है केबल। केबल आपने देखा हो किसी पहाड़ी स्थान पर जब भ्रमण करने जाते हैं तो वो जो रस्सा होता है और जो उसमें जो डिब्बे होते हैं, है ना, जो केबल्स के जरिए वो चलते हैं, तो वो जो होती है केबल होती है, ठीक है। रस्सी और केबल आमतौर पर खड़ी पहाड़ी ढलानों पर होता है। तो ये हमने, इसे आप पढ़ लीजिएगा। नोट्स में अवेलेबल करा दूंगा, ऐप में कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। अपना जो ऐप है बच्चों, एजुकेशन राइज नाम से, जो बच्चे नए हैं मैं बता दूं कि अपना ऐप है एजुकेशन राइज।
तो इस एजुकेशन राइज ऐप, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर हमारे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, हिंदी का, इंग्लिश का, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, सब कुछ मिल जाएंगे आपको। चैप्टर वाइज वहाँ पे कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं उसमें पीडीएफ के रूप में, साथ ही साथ वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे, आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, उसमें अलग से हमारे मॉडल जो पेपर्स हैं सब्जेक्ट वाइज हमने 10-10 मॉडल पेपर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज हैं, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ आपको हमारे इस ऐप में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा एक नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आप नोट कर लीजिए, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो हमारी सारी लिंक्स आपको मिल जाएगी, 907962 और 989, आप हमारे इस नंबर पे जो है वो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, बोझा ढोने वाले पशु, पहले क्या होता था कि भार ढोने के लिए, अब आजकल तो साधन आ गए, पहले भार ढोने के लिए पशुओं का इस्तेमाल किया जाता था। तो पशुओं में खच्चर भी होते थे, घोड़े भी होते थे, बैल भी होते थे और बैलगाड़ियां भी होती थी। तो इस तरीके से जो है वो इनका प्रयोग जो है वो किया जाता था, ये इसमें लिखा हुआ और कुछ भी नहीं है। अब देखो नीचे आगे बढ़ते हैं, जैसे ये घोड़ा गाड़ी है। अब सड़कों की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो बच्चों सड़कें जो है, ये क्या होता है कि कम दूरी के लिए सबसे अधिक किफायती परिवहन का एक माध्यम है सड़क। इसकी डोर टू डोर सेवा के कारण माल परिवहन के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो ये सड़क परिवहन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। सड़कें हम सब देखते हैं, सड़कें हम रोज यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल होता है। तो ये आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई विशेष चीज नहीं है, पार्ट काफी लंबा है चैप्टर, तो मेरे को थोड़ा सा कंप्लीट करना है इसको आज ही। तो देखो, इसके बाद अगर सड़क घनत्व की बात करें तो इसमें क्या होता है कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की जो लंबाई होती है वो सड़क परिवहन का घनत्व कहलाता है। अब सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ है, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, और ये सारा इसमें एक नोट्स के रूप में दिया हुआ है। फिर आगे हम देखेंगे यातायात प्रवाह। यातायात प्रवाह क्या होता है कि सड़कों पर यातायात को संदर्भित करता है, जो हाल के वर्षों में नाटकीय रूप से इसमें वृद्धि हुई है, बढ़ा है, क्योंकि सड़क नेटवर्क यातायात की मांगों का सामना नहीं कर सकता, इसलिए भीड़ भी होती है। अब आता है महामार्ग, हाईवेज जाते हैं, जैसे नेशनल हाईवेज हो गया, स्टेट हाईवेज हो गया, है ना, सड़कों में ही बात करें तो महामार्ग वे पक्की सड़कें हैं जो दूर स्थित स्थानों को मिलाती हैं। इनका रखरखाव, इनकी विशेषताएं, आम तौर पर जो सड़कें होती है, छोटी सड़कें होती है, उनसे अलग होता है पूरा, इनकी विशेषताएं होती है, आप देख सकते हैं, जैसे 4 लाइन होती है, 6 लाइन होती है, 8 लाइन सड़क मार्ग भी होते हैं। तो ये हाईवेज होते हैं, और इसमें जो है वो अब थोड़ा सा इनकी जो विशेषता है वो हम देख लेंगे। तो महामार्गों को अबाधित यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए इन पर फ्लाई ओवर बनाए जाते हैं, मतलब कहीं भी रुकना नहीं पड़े, कहीं भी ब्रेक नहीं लेना पड़े, या फिर यूं कह सकते हैं कि किसी रेल के द्वारा अगर जो है वो रास्ते बंद नहीं होने चाहिए, तो फ्लाई ओवर बना करके उस रास्ते को जो है वो लगातार उसे चालू रखा जाता है। यथासंभव लाल बत्ती नहीं रखी जाती है कहीं पर भी। ये सड़कें गति अवरोधकों से मुक्त और कई लेन वाली होती हैं, मतलब वहां पे वो जो ब्रेक्स होते हैं वो नहीं होते हैं, है ना, जो बम्प होते हैं वो नहीं लगाए जाते हैं इसमें, और साथ ही साथ इसमें कई लेन होती हैं, अलग अलग लेन होती हैं, व्हीकल्स की स्पीड जो है वो स्पीड के हिसाब से उस लेन में ही चलते हैं व्हीकल्स। ठीक है, इनकी चौड़ाई लगभग 80 मीटर होती है, चौड़ाई दोनों साइड में, लंबाई तो बहुत दूर दूर तक होती है, और ये सड़कें जो है वो देश के प्रमुख नगरों और जो पत्तन होते हैं उनको जोड़ती हैं। तो ये इनकी कुछ विशेषताएं हो गई। बात करते हैं सीमावर्ती सड़कें। तो किसी देश में अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। जो बाउंड्री लाइंस होती है, जैसे भारत पाकिस्तान की बाउंड्री है, तो इसमें जो सीमा के पास पास किनारे किनारे, उस बाउंड्री के किनारे किनारे जो लंबी लंबी सड़कें बनाई जाती है वो सीमावर्ती सड़कें कहलाती है। ठीक है, हाँ, और ये इनको जोड़ती हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, आदि आदि के लिए। फिर बात आती है, सड़कों का काम कंप्लीट हो गया, अब हम पढ़ेंगे रेलवे। तो रेल मार्ग जो है ये लंबी दूरी पर भारी सामान और यात्रियों के परिवहन के लिए रेलवे सबसे उपयुक्त है। तो क्या होता है कि रेलवे सस्ता भी पड़ता है, और इसमें भारी सामान, क्योंकि एक ट्रेन में कितना ही सारा सामान, कितने ही सारे यात्री जो है वो सफर कर सकते हैं, जबकि साधनों में इतना नहीं होता, व्हीकल्स वगैरह जो छोटे होते हैं, बसें जीपें, उसमें इतना नहीं हो पाता। ठीक है, अत्यधिक औद्योगिकरण के कारण, और ये इसके बारे में बताया गया है कि रेलवे जो है वो किस काम के लिए है, और ये कंप्लीट यहाँ पे एक चित्र जो है वो दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं अलग अलग रेल मार्गों की। पहला है हमारा पार महाद्वीपीय रेल, मतलब पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, जिसे हम कहते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। ठीक है ना, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे ट्रांस कॉन्टिनेंटल
ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। ये रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए जो है वो दोनों छोरों को जोड़ता है। जो कोई भी महाद्वीप है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसके दोनों किनारों को, इसके पूर्वी किनारे को पश्चिमी किनारे से जोड़ता हुआ जो रेल मार्ग है, तो ये क्या कहलाएगा? ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है। मतलब किसी भी महाद्वीप के दोनों छोरों को जोड़ने वाला, दोनों किनारों को जोड़ने वाला मार्ग होता है। और इसका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कर्म से विभिन्न दिशाओं में लंबी दूरी और की सुविधा प्रदान करने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। अब सबसे पहला जो रेल मार्ग है वो पढ़ेंगे हम ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, देखो ये हमारा पहला रेल मार्ग हो गया। ये जो है रूस का प्रमुख रेल मार्ग है, जो कि पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तक स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। तो कहां से कहां तक जाता है? सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्तोक तक जाता है। यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सर्वाधिक लंबा विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। तो देखो पूरा का पूरा विद्युतीकृत है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी से लैस है, और एशिया का एक महत्वपूर्ण लंबा रेल मार्ग है, और अपने एशियाई प्रदेशों को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है। आप चित्र में यहाँ पे देखेंगे इसको, ये जो रेल मार्ग है यहां पर हमने देखा था इसको कि ये पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग, ये सेंट पीटर्सबर्ग है। थोड़ा सा मैप को ध्यान से समझिएगा, ये आपका जो नक्शा, जो मैप वाला प्रश्न आएगा उसमें भी ये काम आएगा। तो यहाँ से ये पश्चिम है, यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होता है, मॉस्को जाता है, मॉस्को से कजान, कजान से फिर यहाँ से देखो ये ऐसे ट्यूमेन, ओमान, और यहाँ से चलते 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 देखो कितना बड़ा है। सॉरी, अब देखो यहां तक जाता है व्लादिवोस्तोक तक, ठीक है ना, यहां तक जाता है। तो ये है ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ओके, ये रूस में पड़ता है भाई, ये रूस है। अब देख लो ये रूस कितना बड़ा है, ये रूस कितना बड़ा है, तो ये रूस में पड़ता है भाई। ओके, ये रूस का एक है, आप इसे इस तरह से समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है पार कैनेडियन रेल मार्ग। कनाडा का ये प्रमुख रेल मार्ग 7050 किलोमीटर लंबा है। ये कनाडा के पूर्व में हैलिफैक्स से लेकर कैलिबरी होता हुआ पश्चिम प्रशांत तट तक स्थित वैंकूवर तक जाता है। तो ये कहां से कहां जाता है? तो ये हैलिफैक्स से लेकर के वैंकूवर तक जाता है। इसका निर्माण 1886 में हुआ था, और यह लाइन कनाडा की आर्थिक धमनी है। तो इसको अपन देखेंगे, ये देखो ये है वैंकूवर, ये वैंकूवर है। तो ये पश्चिम में वैंकूवर से लेकर के, और पूर्व में अगर हम बात करें तो ये हैलिफैक्स है ना, हैलिफैक्स तक जाता है। तो ये इसका रास्ता हो गया, आप देख लीजिए, ये जो है ना ये है ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग। ये जाता है सिडनी, और सिडनी से वापस आता है फिर यहाँ पे हैलिफैक्स। तो ये इतना लंबा है, ठीक है। तो ये कनाडा का रेल मार्ग है भाई। ओके, 1886 में निर्मित हुआ था, और कनाडा की लाइफलाइन इसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा है संघ और प्रशांत रेलवे। तो देखो यह रेल मार्ग अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को, अटलांटिक महासागर के तट पर जो न्यूयॉर्क स्थित है, अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क को क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस और सैक्रामेंटो से होती हुई प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से मिलाता है। फिर आता है ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। ये भाई ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक बड़ा रेल मार्ग है, ये ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। यह रेल लाइन पश्चिमी तट पर पर्थ से प्रारंभ होकर कलगुरली, ब्रोकन हिल आदि आदि जाती है। तो देखो इसको अपन चित्र में यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है। तो ये पश्चिम में पर्थ, ये पश्चिम में पर्थ, यहाँ से लेकर के भाई, यहाँ से लेकर के ये देख लो, ये जो है वो ये ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। ये मेलबोर्न तक जाता है, ये मेलबोर्न है ना, सिडनी होते हुए। तो पहले सिडनी तक जाता है, फिर वापस इधर आता है, फिर इस किनारे तक जाता है। तो इतना लंबा है, ये है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा ओरिएंट एक्सप्रेस। यह लाइन
पेरिस से स्ट्रेनबर्ग, म्यूनिक, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड होते हुए इस्तांबुल तक जाती है। इस एक्सप्रेस लाइन द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाला यात्रा का समय समुद्री मार्ग से लगने वाले 10 दिनों की तुलना में 96 घंटे रह गया है। तो अगर समुद्री मार्ग से जाएंगे ना अपन इस रूट से होते हुए वहां तक, तो पूरे 10 दिन लगते हैं, जबकि इसमें केवल कितने घंटे लगते हैं? 96 घंटे लगते हैं। तो ये हमारा रेल मार्ग भी पूरा हो गया। हमने सड़क मार्ग कंप्लीट कर लिया, हमने रेल मार्ग कंप्लीट कर लिया। अब है हमारा जल मार्ग। जो नदियों और जो समुद्र में जो रेल मार्ग, जो मार्ग हैं, वो उन मार्गों को हम पढ़ेंगे। तो ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है भाई। देखो, ये अगर पूछा जाए कि सबसे सस्ता परिवहन कौन सा होता है, सड़क परिवहन, रेल परिवहन या जल परिवहन, तो सबसे सस्ता होता है जल परिवहन। ये सबसे सस्ता पड़ता है क्योंकि इसमें सड़कों का रख रखाव नहीं होता, जैसे रेलवे के लिए पटरियों का निर्माण नहीं करना पड़ता, तो इसलिए ये सस्ता पड़ता है क्योंकि इसका निर्माण लागत नहीं है और बहुत कम रख रखाव लागत है। महासागरों को जोड़ने से विभिन्न आकारों के जहाजों के साथ अधिक से अधिक नेविगेशन इसमें आया है। और जल परिवहन को समुद्री मार्गों और अंतर्देशीय जल मार्गों में विभाजित किया जाता है। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे समुद्री मार्ग देखते हैं। तो देखो, समुद्र और महासागर बिना किसी रखरखाव लागत के सभी दिशाओं में सुगम जलमार्ग प्रदान करते हैं। मॉडर्न यात्री जहाज और कार्गो जहाज विभिन्न नेविगेशन एड्स से सुसज्जित होते हैं। तो विभिन्न जो सहायक साजो सामान होता है उससे सुसज्जित होते हैं और बड़े बड़े जहाज जो है वो पानी में ये चलते हैं। अब महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन कौन से हैं? तो देखो, यहाँ पे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग देखेंगे। इसमें सबसे पहला होता है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, यानी उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो इसको जो है ना सीधा अपन मैप में समझते हैं। देखो, ये मैप देखोगे, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है आप इसे देख सकते हैं। ये जो है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो ये देखो कहां से कहां तक जाता है। ये दुनिया का सबसे व्यस्तम व्यापारिक मार्ग है, सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाला है। इसे बिग ट्रंक मार्ग या वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद फिर आता है भूमध्य सागरीय हिंद महासागर मार्ग। ओके, फिर नेक्स्ट आता है कैप ऑफ गुड होप सी रूट, या फिर इसे हम कहते हैं उत्तमासा अंतरिप समुद्री मार्ग, है ना, उत्तमासा अंतरिप समुद्री मार्ग। इसके बाद फिर नेक्स्ट देखो आता है, ये कहाँ पे आप लोग नोट्स में पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा चैप्टर है। उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, फिर आता है दक्षिण प्रशांत समुद्री मार्ग, फिर आता है दक्षिण अटलांटिक समुद्री मार्ग, फिर आता है तटीय नौवहन लंबी तट रेखा, जो समुद्र के पास की जो किनारे वाली जो रेखा होती है वो तटवर्ती रेखा कहलाती है। फिर आता है इसमें शिपिंग नहरें या नौ परिवहन नहरें, तो इसमें आता है स्वेज नहर। तो देखो, स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। एक मानव निर्मित नहर है। इसे भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। 160 किलोमीटर लंबी है। तो यहाँ पे देखो, ये है ना स्वेज नहर है। ये इसका एक किनारा तो पोर्ट सईद कहलाता है और एक किनारा इसका जो है वो, एक दूसरा किनारा यहाँ पर है, ये है स्वेज। ठीक है, और ये स्वेज की खाड़ी है। तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये भूमध्य सागर है ऊपर, नीचे है लाल सागर। तो इस तरीके से ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली स्वेज नहर है। ठीक है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसके बाद स्वेज नहर की विशेषताएं तो ये पढ़ लेना आप, कब कब बनी इसके सारी विशेषताएं। फिर आती है पनामा नहर। तो ये एक मानव निर्मित नहर है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो ये है भाई अटलांटिक महासागर, यह है अटलांटिक महासागर। इस अटलांटिक महासागर को यह है अटलांटिक महासागर, इसको प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ये वाली नहर है। ठीक है, तो ये पनामा नहर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखो, पनामा नहर की विशेषताएं ये क्या क्या है। 72 किलोमीटर लंबी, आप लोग इसे पढ़ लेना। फिर लिखा अंतर्देशीय जलमार्ग और या फिर आंतरिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग जो है वो नदियों, नहरों, झीलों और तटीय क्षेत्र में कार्गो और यात्रियों के परिवहन के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग होते हैं। इसमें महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है तो एक होता है राइन नदी का जो जलमार्ग है वो इसमें आएगा। ठीक है, राइन नदी का जलमार्ग है, कंप्लीट इसका क्षेत्रफल आप देख लेना और पूरा पढ़ लेना इसे। ये जो है वो राइन नदी का एक सीन दिया हुआ है यहाँ पे। फिर आता है डेन्यूब जलमार्ग, दूसरा है। फिर इसमें है वोल्गा जलमार्ग, वोल्गा नदी वाला। और फिर आता है द ग्रेट लैक्स,
यानी जो अमेरिका की जो ग्रेट लेक्स हैं, तो उनको आपस में जोड़ने वाला जो जल मार्ग है, इसमें कौन कौन सी झीलें हैं? देखो, सुपीरियर झील है, ह्यूरन है, इरी है, ओंटारियो है, सू नहर है, और ये सारे इसमें आएंगे। फिर आएगा मिसिसिपी जलमार्ग आएगा, और फिर आता है वायु परिवहन। ठीक है, तो वायु परिवहन में इंटर कॉन्टिनेंटल एयर रूट्स यानी अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग। ठीक है, ये मैप है, इस मैप को अच्छी तरह से देख लेना, इससे रिलेटेड जो मैप वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो भी यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। फिर बारी आती है पाइपलाइंस की। तो पाइपलाइन का उपयोग क्या करते हैं कि पाइपलाइन का उपयोग जल परिवहन के लिए, पेट्रोलियम के लिए, प्राकृतिक गैस के लिए और तरल पदार्थों के कोयले को निर्बाध प्रवाह के लिए जो है वो इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये पाइपलाइन के बारे में पूरा इस यहाँ पे बच्चों लिखे हुए कंप्लीट नोट्स हैं। और यूक्रेन में प्राकृतिक गैस का परिवहन करने के लिए जो पाइपलाइंस डाली हुई है यहाँ पे, ये पाइपलाइंस का सीन है। ठीक है, पाइपलाइन परिवहन के लाभ क्या क्या है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। पाइपलाइन परिवहन के दोष क्या है ये भी यहाँ पे दिए हुए हैं। अंत में आता है हमारा टॉपिक है संचार। हमने परिवहन कंप्लीट कर लिया, फिर संचार में आता है। तो संचार में देखो, टेलीग्राफ और टेलीफोन की लंबी दूरी जो है वो संचार के लिए महत्वपूर्ण है, और इसमें फिर उपग्रह संचार दिया हुआ है। और फिर अंत में आता है भारत में अगर उपग्रह संचार की बात करें तो, और फिर अंत में आता है साइबर स्पेस इंटरनेट। तो ये है हमारा कंप्लीट नोट्स, जो कि हमने परिवहन और संचार वाला जो हमारा अध्याय नंबर 7 है, ये अध्याय नंबर 7 हमने आज किया है कंप्लीट। और अब हमारा एक चैप्टर बचा है लास्ट वाला 8वां, उसी के साथ अपनी ये कंप्लीट बुक हो जाएगी पूरी। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये कंप्लीट पढ़ लिया, और इसके कंप्लीट नोट्स फर्स्ट बुक के, सेकंड बुक के, आपको सारे के सारे नोट्स जो हैं वो हमारे ऐप में आपको मिल जाएंगे। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और इसकी जो MCQs है वो अपन शाम वाले 8:30 बजे की जो क्लास होती है उसमें कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट आपको जो, जब हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा तो मैं आपको लिए 10-10 मॉडल पेपर्स तैयार करके आपको जो है वो बता दूंगा। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर्स भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे, और वहीं पर आपको मिल जाएगी टेस्ट सीरीज। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।